Very good evening, Sat Shri Akal. Indian Penal Code के regarding today we are going to discuss section 378 that deals with theft, चोरी के regarding हम बात कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें 378 की तो उसकी जो डायरेक्ट लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर है. वहां पर लिखा है whoever intending to take dishonestly, right? Intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without person's consent moves that property in order to such taking. तो ये थेफ्ट मानी जाएगी. तो इसलिए मैंने ये जो पूरी जो इसका जो डायरेक्ट लैंग्वेज उसको मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है. लाइक फर्स्ट इंटेंडिंग टेक डिसऑनेस्टली, लाइक डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुड बी देयर जब भी आप चोरी कर रहे होते हो. सेकंड थिंग मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप चोरी कर ही नहीं सकते. यू कैन नॉट स्टील द इमूवेबल प्रॉपर्टी. थर्ड आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी के पर्सन लाइक जो प्रॉपर्टी चोरी कर रहे हो वो किसी के पोजेशन में होनी चाहिए. अगर वो किसी के पोजेशन में नहीं तो वो चोरी नहीं है. लाइक अगर मेरा मोबाइल गिर गया रोड पर तो वो किसी के पोजेशन में नहीं है, राइट? इट इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. अगर वो कोई उठा रहा है तो वो चोरी नहीं हो सकती. वो मिसएप्रोप्रिएशन हो सकती है लेकिन वो चोरी नहीं हो सकती. गॉट इट? विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, जिसकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, मैं उस पर्सन की या उसके मालिक जो ऑनर है वो उस प्रॉपर्टी का, उसकी परसेंट के बिना मैं उस चीज को मूव कर रहा हूं. क्यों मूव कर रहा हूं? इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. क्यों? चोरी करने की नियत से. मेरी इंटेंशन क्या? चोरी करना. तो यहां पर ये जो 5 इंग्रेडिएंट है वो हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन. That intention must be a dishonest one. Dishonest intention आपकी होनी चाहिए. तो as per section 24 of the IPC जहां पर dishonest word को यूज किया गया है वहां पर लिखा गया है as per section 24 of Indian Penal Code that whoever does anything, कोई भी अगर कोई पर्सन एक्ट करता है जिसके पीछे उसकी इंटेंशन है with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person, तो हम उसको बोलेंगे wrongful वो dishonestly है एक्ट. Like suppose मैंने अगर ए की चोरी की वॉच, तो रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ? ए को. रॉन्गफुल गेन किसको हुआ? मेरे को. हो सकता है वो चोरी कर मैं वॉच अपने ब्रदर को दे दूं तो वहां पर रॉन्गफुल लॉस तो उसका हुआ ए का और रॉन्गफुल गेन किसका हुआ? ब्रदर का. तो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन है. तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस मींस एनी गेन बाय अनलॉफुल मींस. रॉन्गफुल लॉस मींस एनी लॉस बाय अनलॉफुल मींस. अगर वो लॉ वाला लॉस किया जा रहा है तो वो लॉस नहीं माना जाएगा. इट शुड बी अनलॉफुल. अनलॉफुल गेन, अनलॉफुल लॉस वहां पर होना चाहिए. सेकंड इंपॉर्टेंट दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी ही आप चोरी कर सकते हो. जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप उसको चोरी नहीं कर सकते. तो यहां पर 22 सेक्शन जो आईपीसी का वो कह रहा है कि यहां पर द एक्सप्रेशन मूवेबल प्रॉपर्टी इट इंक्लूड्स एवरीथिंग और एनी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स. जमीन और वो वस्तु, वो थिंग जो जमीन के साथ अटैच्ड है परमानेंटली, राइट? एक्सेप्ट लैंड और थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ. वो चीज जो जमीन से अटैच फास्टन की गई है, आप उसके साथ अगर कोई चीज अटैच कर दो तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. लाइक सपोज इस जमीन पर मैंने घर बनाया तो उसको फास्टन कर दिया, गड्ढा खोदकर मैंने उसकी जो है दीवारें कर दी और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मैंने बना दिया. अब ये परमानेंट प्रॉपर्टी है मेरी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ मैंने एक फैन को अटैच कर दिया, सीलिंग फैन लगा दिया, वो परमानेंट है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. अगर मैं उसको उतार लूंगा तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. अगर वो फास्टन विद है, परमानेंटली अटैच टू द प्रॉपर्टी जो फास्टन टू द अर्थ है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वहां पर एक्सप्लेनेशन 1 अटैच किया गया है सेकंड में मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग. एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? Once an immutable property is converted into movable property, it becomes a subject of theft. जो ट्रीज हैं हमारे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं. अगर हम उनको काट देंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वंस अगर हम उसको कन्वर्ट कर दे तो वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट बन जाएंगे और उसकी चोरी हो सकती है. अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, राइट? दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पर केस रामधीन वर्सेस एम्परर का केस है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बॉडी की बात की गई है, ह्यूमन बॉडी की बात की गई है. क्या वो ह्यूमन बॉडी जो है बेसिकली वो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट? तो लॉ कहता है कि ह्यूमन बॉडी इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी कि आप उसको चोरी कर लो. लेकिन इस केस में कोर्ट ने कहा ह्यूमन बॉडी
whether living or dead is not a moral property at all, but where the body is preserved as mummy or for some purpose like research, stealing the same, it would amount to a theft. अब वहाँ पर अगर चोरी कर रहे हो, अगर कोई डेड बॉडी है जिसको आपने रिसर्च के लिए आप यूज़ करने वाले हो या वो मम्मी के लिए आप उसको प्रिजर्व करके रखने वाले हो, अब वहाँ पर अगर वो चोरी हो रही है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली मोबाइल प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसकी चोरी हो सकती है. देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. जो मोबाइल प्रॉपर्टी है वो किसी की पोजेशन में होनी चाहिए. अगर वो किसी की पोजेशन में नहीं है तो नेचुरल बात है कि वो उसका कोई मालिक ही नहीं है, उसका कोई ऑनर नहीं है. वो अगर वो किसी के पोजेशन में नहीं है तो अगर उसको उठा रहे हो तो वो थेफ्ट मानी नहीं जाएगी. राइट, ये इंपॉर्टेंट है. लाइक बर्ड्स हैं, अगर वो बर्ड्स जो है वो आपके पास आके बैठ गए और आपने उसको पकड़ लिया तो नेचुरल बात है वो मोबाइल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं. इट इज नॉट अ मोबाइल प्रॉपर्टी. आपको मोबाइल मिल गया, आपको एक पर्स मिल गया यहाँ पर जिसमें काफी पैसे थे, तो वो चोरी नहीं है. अगर आपको मिल गया कि वो बेसिकली उसमें आइडेंटिटी कार्ड मिल गया कि ये पर्स किसका है, जो वो लेडी पर्स है, वो जेंट पर्स है, उसमें काफी पैसे, आप उसको रिटर्न कर सकते हो. उसकी जो आईडी कार्ड उसमें था, आपने उसको रिटर्न नहीं किया, वो अपने पैसे मिसएप्रोप्रिएट कर लिए, तो वो ऑफेंस मिसएप्रोप्रिएशन माना जाएगा, ना कि थेफ्ट माना जाएगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. राइट, तो आउट ऑफ द पोजेशन मीन्स इफ इन थेफ्ट द मोरल प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. अब टेकिंग का मतलब क्या है? टेकिंग का मतलब क्या है? टेकिंग मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट टेकिंग शुड बी ऑफ परमानेंट इन कैरेक्टर. टेकिंग परमानेंट हो ये जरूरी नहीं है. लाइक सपोज मेरे पास कोई कॉपी है, उसमें जो कंटेंट लिखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. मेरा सर्वेंट उसने रात को मेरी कॉपी ली और फोटो कॉपी करवा ली, उसकी फोटो कॉपी करा के, और मेरी जो ओरिजिनल थी उसमें उसने वापस रख ली. ये फॉर द टाइम बिंग अगर आप टेक कर रहे हो तो ये ऑफेंस थेफ्ट ही माना जाएगा. इसके लिए कुछ जरूरत है कि वो परमानेंटली आप टेक अवे कर रहे हो. फॉर द टाइम बीइंग जो है अगर आप कर रहे हो तो वो भी ऑफेंस थेफ्ट ही माना जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. देन दैट इज विदाउट पर्सन्स कंसेंट. जिसकी पोजेशन में है, अगर आप उसकी पोजेशन, आप उस पर्सन की कंसेंट के बिना आप उस प्रॉपर्टी, मोल प्रॉपर्टी को आप मूव आउट कर रहे हो और आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है और आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे चोरी करनी है, तो भाई आप चोरी के लिए लायबल हो सकते हो. यू शुड बी लायबल अगर आप इंग्रेडिएंट को क्लियर कर रहे हो. तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब यहाँ पर अगर हम बात करें विदाउट कंसेंट की और विद कंसेंट की, तो सेक्शन 90 में वहां पर बिल्कुल क्लियर किया रखा है कि सेक्शन 90 क्या कहता है, कोई भी कंसेंट जो अंडर द फियर ऑफ इंजरी या अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट दे रहा है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी. तो सेक्शन 90 शुड बी रेड विद दिस प्रोविजन. तो ये सेक्शन 370 के साथ हम लोग 90 सेक्शन को भी रीड आउट करते हैं, क्योंकि वहां पर कंसेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल है. कोई भी कंसेंट जो अंडर द थ्रेट, अंडर द इंजरी, राइट, अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कि आप कंसेंट दे रहे हो तो वो कंसेंट नहीं मान जाएगी. देन द लास्ट वन, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. ये इंपॉर्टेंट है. मूव्स दैट प्रॉपर्टी, वो आप मूल प्रॉपर्टी किसी पर्सन की पोजीशन से मूव कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? इन ऑर्डर टू सच टेकिंग. टेकिंग मीन्स चोरी करना. आपकी इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट. In order to such taking means your intention should be dishonest one. अगर आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है तो वो चोरी नहीं है. In order to such taking, चोरी करने की आपकी इंटेंशन थी और आपने मूव कर दिया, वो इंटेंशन क्लियर है और आप चोरी के लिए लायबल हो जाओगे. Explanation 2 says that a moving affected by the same act which affect the swearance may be a theft. अगर आप कोई भी एक्ट जिससे आप मोर प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो और वो मूव करते करते वो जो मोर प्रॉपर्टी वो किसी से स्वेर हो रही है, अलग हो रही है, तो वो भी चोरी मान जाएगी. एक्सप्लेनेशन 3 क्या कह रहा है? अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग. कोई भी ऐसी मोर प्रॉपर्टी जिसको मूव नहीं किया जा सकता फॉर द टाइम, क्योंकि वहां पर ऑब्स्टेकल लगे हुए हैं, जब तक आप उन ऑब्स्टेकल को रिमूव नहीं कर सकते तब तक वो आप चोरी नहीं कर सकते. लाइक आपने देखा होगा भाई शहरों में क्या होता है कि अंदर जगह बेसिकली कम होती है, तो लोग क्या करते हैं, जो वाटर कूलर्स होते हैं हमारे, राइट, उनको बाहर लगाते हैं. ठीक है जी. तो नेचुरल बात है, अगर हम कोई फैन की बात करें, कुछ बात करें, वाटर कूलर की बात करें, सॉरी हम बात करें कोई फैन की रिगार्डिंग बात करें, एसी की रिगार्डिंग बात करें, अगर आप एसी बाहर लगा रहे हो दीवार के साथ और आपने वो चेन से बांध दिया ताकि कोई चोरी ना कर सके, वो ऑब्स्टेकल है. और कोई पर्सन उन चेन को रिमूव करके वो उसको अनबोल्ट करके वो रिमूव कर रहा है,
तो वो ऑब्स्टैकल को रिमूव करके ही वो थेफ्ट कर सकता है, अदरवाइज वो थेफ्ट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर थर्ड एक्सप्रेशन क्या कर दिया, पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टैकल। आप ऑब्स्टैकल को रिमूव कर रहे हो, वो ऑब्स्टैकल जो प्रिवेंट कर रहा है कि आप इसको बिना सेपरेट किए आप इसको मूव नहीं कर सकते। अगर आप ऑब्स्टैकल को रिमूव कर रहे हो तो नेचुरल बात है, आप उसको बाद अगर आप उसको मूव करें तो वो चोरी ही माना जाएगा। द लास्ट बात करें एक्सप्रेशन 4 की, वहां पर लिखा अ पर्सन हु बाय मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव। आप एनिमल को मूव कर रहे हो तो ये हम मानेंगे कि एनिमल भी आप मूव कर रहे हो, और एनिमल के साथ जो भी चीज मूव हो रही है तो वो भी आप चोरी कर रहे हो। लाइक सपोज एनिमल कार्ट, लाइक वो कैमल कार्ट है, जब वो ऑक्स कार्ट है, अगर आप ऑक्स को कैमल को आप मूव कर रहे हो तो नेचुरल बात है वो जो कार्ट है वो भी मूव हो रही है, तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट मूव प्रॉपर्टी पड़ी है तो वो भी आप मूव कर रहे हो, तो नेचुरल बात है वो भी ऑफेंस माना जाएगा। आप डिसऑनेस्टली अगर आपकी इंटेंशन है तो वो चोरी मानी जाएगी, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ केस लॉ अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में क्या हुआ, लॉ कहता है बेसिकली चोरी करना, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करना, इट्स नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 378, इट इज नॉट पनिशेबल अंडर द आईपीसी अंडर सेक्शन 379, क्योंकि यहां पर स्पेशल एक्ट बनाया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। आप उसमें सेक्शन 39 में आप लायबल हो सकते हो, ना कि इस सेक्शन में। तो थेफ्ट चोरी करना इलेक्ट्रिसिटी की सेक्शन 379 में फॉल नहीं करता। Then we have another case, सत्य नारायण वर्सेस एम्परर। इस केस में कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड को भी लायबल ठहराया गया था थेफ्ट के लिए। इफ ही टेक अवे द स्त्री धन ऑफ हिज वाइफ विदाउट हर कंसेंट, तो डेफिनेटली ये ऑफेंस थेफ्ट ही माना जाएगा, क्योंकि स्त्री धन जो है वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मानी जाती है वाइफ की। ये इंपॉर्टेंट था। वी हैव अनदर केस, एंडरसन वर्सेस विश। अब इस केस में क्या हुआ, जो पर्सन था वो मॉल में जाता है, वहां पर दो वॉच होती हैं। लाइक मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वॉच में टैग लगा होता है प्राइस का 100 रुपीज, दूसरे में लगा होता है 5000 रुपीज। अब वो टैग को चेंज कर देता है, 5000 के ऊपर 100 का टैग लगाता है और उसको वो ले जाता है ताकि उसकी चोरी कर सके। तो रिमूव आप 5000 की वॉच को आप टैग 100 रुपीज का लगा के आप डिसऑनेस्ट इंटेंट से उसको मूव आउट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप थेफ्ट के लिए लायबल हो जाओगे। ये काफी इंपॉर्टेंट था। वी हैव अनदर केस, मोहम्मद वर्सेस स्टेट। कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, अगर आप उसकी बॉडी से, डेड बॉडी से आप ऑर्नामेंट मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर कंसेंट तो किसी को हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो पर्सन की डेथ हो चुकी है। अब उसकी थोड़ी ना कंसेंट लोगे कि भाई उठो, ये तो पॉसिबल नहीं है, वो तो मर चुका है। तो अगर आप उसकी चोरी कर रहे हो, उसके ऑर्नामेंट जब उसके गोल प्रॉपर्टी उसके जेब से या उसकी पॉकेट से आप निकाल रहे हो, तो वो ऑफेंस थेफ्ट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 379, बट इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 404 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जो स्पेशली डील कर रहा है कि किसी भी डेड पर्सन से आप कोई गोल प्रॉपर्टी जो है ऑर्नामेंट या वो जो उठा रहे हो, तो वो 404 में ऑफेंस माना जाएगा, ना कि वो 379 में माना जाएगा। देन इंपॉर्टेंट थिंग, द प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। कोर्ट ने कहा कि इस केस में एपिलेंट बेसिकली जो था वो ही वाज अ सुपरिटेंडेंट इन ए गवर्नमेंट में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे था। ही रिमूव्ड अ फाइल। तो मैं पहले आपको ये कह रहा हूँ, जिनके पास मेरे नोट्स पहुंच चुके हैं, इस केस में थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, क्योंकि वहां पर जो वर्ड था फाइल था, इट इज FILE, और वहां पे लिखा गया है लाइफ। तो प्लीज आप उस लाइफ को क्लैरिकल मिस्टेक समझना और उसको लाइफ को फाइल करेक्ट कर लेना प्लीज। तो प्यारे लाल भार्गव के केस में जो सुपरिटेंडेंट था गवर्नमेंट जॉब पर, एंड ही रिमूव द फाइल टू हिज हाउस, वो ऑफिस से फाइल लेके अपने घर पे चला गया, एंड मेड इट अवेलेबल टू द आउटसाइडर, और वो आउटसाइडर को वो फाइल दे देता है ताकि वो कॉपी कर सके, उसको यूज कर सके, और सुबह उठ के वापस दोबारा से फिर ऑफिस में वो फाइल रख देता है। तो लॉ कहता है कि फॉर द टाइम बीइंग भी अगर उसको आप रिमूव कर रहे हो तो वो ऑफेंस थेफ्ट ही माना जाएगा। टेकिंग डजंट मीन दैट टेकिंग शुड बी ऑफ परमानेंट कैरेक्टर, वो परमानेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर आप फॉर द टाइम बीइंग आप उसको रिमूव कर रहे हो वो प्रॉपर्टी को, और वापस फिर वहां पर आप रख रहे हो, तो वो ऑफेंस थेफ्ट ही माना जाएगा। ये इस केस में डिसाइड किया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 378 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, और यहाँ पर थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 379 में डिस्कस की गई है, जहां पर पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स रखा गया है।
तो 3 साल की सजा वहां पर रखी गई 379 सेक्शन में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारा 378 इसको डिस्कस करना। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है हमने उसको काफी इजीली हमने डिस्कस किए, ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, ये काफी इजी सेक्शन था हमारा। आप उसको प्लीज आप ध्यान रखना। जो मेन पॉइंट है वो इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ये यहाँ पर काफी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग का मतलब क्या है? मींस इन ऑर्डर टू सच टेकिंग मींस योर अटेंशन जहां पर है वो डिसऑनेस्ट है, और आप डिसऑनेस्ट है मीन आप चोरी के आपकी नियत है, आपने वो उस इंटेंशन से आप उसको मूव किया है, इसका मतलब ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी डाउट, प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।